अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज इस वीडियो में मैं BSN का जो टेस्ट हुआ था NTS का 21 जनवरी को 2024 का टेस्ट हुआ था बैचलर ऑफ नर्सिंग का। तो उसके जो टेस्ट में इंग्लिश और केमिस्ट्री का पोर्शन है तो उसके करेक्ट आंसर कीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो वो आप इसको चेक कर लें, उसको देख लें। बाकी जो स्टूडेंट्स BSN के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी जो है वो ये इम्पोर्टेंट MCQs होने वाले हैं। तो पहले इंग्लिश के जो है वो पैटर्न में आपको पता है, इंग्लिश के जो है वो 10 MCQs हैं और केमिस्ट्री के 30 MCQs हैं, जो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस बिलो ईच। मीन्स कि यहाँ पर ब्लैंक्स की सूरत में क्वेश्चंस हमारे पास हैं और जो ब्लैंक्स हैं उनको करेक्टली जो है वो फिल अप करना है। फर्स्ट है, इट इज़ नॉट ट्रू आई डैश इट, कि इट इज़, ये सच नहीं है, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। तीसरा, सो इट इज़ नॉट ट्रू आई डैश इट, तो आई डू नॉट बिलीव इट, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तो उसके ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट्स आई डू नॉट बिलीव इट। अच्छा, ये आई डज नॉट बिलीव इट नहीं हो सकता, तो इस क्यों नहीं हो सकता, ये चूँकि जो है वो आई के साथ डज नहीं लगता, तो आई डू नॉट बिलीव इट, तो नेगेटिव सेंस इसमें आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डू नॉट बिलीव। सेकंड क्वेश्चन है, आवर फ्रेंड्स ऑफन कम टू डैश अस, हमारे दोस्त अक्सर हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो ऑफन कम टू आ गया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इट मीन्स के यहाँ पर जो है वो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है वैसे। तो कम टू सी एस, सी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। तो माई फ्रेंड्स ऑफन कम टू सी एस, चूँकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद जो आती है इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव यहाँ पर जो है वो मौजूद है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स वाई। थर्ड है, एवरी मॉर्निंग द सन डैश इन माई बेडरूम विंडो, हर सुबह सूरज जो है वो तुलू होता है या चमकता है मेरे बेडरूम की विंडो से। तो एवरी मॉर्निंग की बात चूँकि यहाँ पर की जा रही है, हर सुबह की बात की जा रही है, तो टेंस यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा, दिस विल बी प्रेजेंट सिंपल। तो ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे पास बनेगा, तो सन के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और इसमें आप जानते हैं शाइन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। शोन जो है वो वर्ब की असल में हमारे पास सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि द सन है तो शाइन्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चूँकि द सन हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग यहाँ पर बजाय लाइक शाइन इस्तेमाल करके हम लोग शाइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शाइन्स, द सन शाइन्स इन माई बेडरूम विंडो। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। अब चूँकि देखिए यहाँ पर यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे से हमें ये पता लगेगा कि पास्ट सिंपल टेंस है, माजी की बात की जा रही है। तो पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें, तो डू तो नहीं हो सकता चूँकि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डस भी नहीं हो सकते, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये डिड होगा, चूँकि डिड जो है वो हमारे पास वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है कि वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स डिड। क्वेश्चन 5 है, ड्यू टू हिज डैश रेपुटेशन few were surprised when he joined the fight against dash medical reforms। तो उसकी डैश रेपुटेशन की वजह से कुछ लोग ताज्जुब में आए जब उसने डैश मेडिकल रिफॉर्म्स के खिलाफ लड़ाई की। तो अब देखें, अब ये दो ऑप्शंस लगाने, मतलब करेक्ट दो पेयर्स जो हैं वो इसमें लिखने हैं, मोडेस्ट, एक्सेप्टेबल, इनएस्केपेबल, लेजिटिमेट, इनसफिशिएंट, ओवरपावरिंग, एडमायरेबल और ये अनजस्ट, ठीक है। तो ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट अगर हम देखें ना, तो ये हमारा जो है ना वो डी ऑप्शन होना चाहिए, जो यहाँ करेक्ट लग रहा है। तो ड्यू टू हिज एडमायरेबल रेपुटेशन, मतलब काबिल तारीफ उसकी जो शोहरत थी, तो उससे कुछ ही लोग सरप्राइज हुए
जब उसने जो है वो फ्यू सिर्फ लिखा हुआ है, तो फ्यू का सेंस हमारा नेगेटिव आता है, मीन्स ना होने के बराबर। व्हेन ही ज्वाइंड द फाइट अगेंस्ट अनजस्ट मेडिकल रिफॉर्म्स, अनजस्ट मतलब जो इंसाफ से आ रही हो। तो चूंकि एडमायरेबल रेपुटेशन थी, तो कुछ ही लोग जो है वो सरप्राइज हुए जब उसने अनजस्ट मेडिकल रिफॉर्म्स के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। तो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है वो पैसेज का क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 6-7। ये दो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पैसेज से आ रहे हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो ये पैसेज आपको सामने दिख सकता है। अ सीरियस क्रिटिक हैज टू कॉम्प्रिहेंड द पर्टिकुलर कंटेंट, unique structure and spatial meaning of a work of art, and here she faces a dilemma. The critic must recognize the artistic element of uniqueness that requires subjective reaction, yet she must not be unduly prejudiced by such reactions. Her likes and dislikes are less important than what the work itself communicates, and her preferences may blind her to certain qualities of the work and thereby prevent an adequate understanding of it. Hence, it is necessary that a critic develop a sensibility informed by familiarity with the history of art and aesthetic theory. On the other hand, it is insufficient to treat the artwork solely historically in relation to a fixed set of ideas or values. The critic's knowledge and training are rather a preparation of the cognitive and emotional abilities needed for an adequate personal response to an artwork's own particular qualities. So this is the passage here. तो ये पैसेज है, इस पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। तो 6 और 7 दो क्वेश्चंस हैं जो कि आए हैं पैसेज से रिलेटेड। क्वेश्चन 6 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ सीरियस आर्ट क्रिटिक में अवॉइड बीइंग प्रेजुडिस्ड बाय हर सब्जेक्टिव रिएक्शंस इफ शी। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ट्रीट एन आर्ट वर्क इन रिलेशन टू अ फिक्स्ड सेट ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज, brings to her observation a knowledge of art history and aesthetic history, so allows more time for the observation of each artwork, takes into account the preferences of other art critics. तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका जो है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका हमारे पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द ऑथर implies that it is insufficient to treat a work of the art solely historically because dash। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। Doing so can blind the critic to some of the artwork's unique qualities. So this is how कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं क्वेश्चन 6 और 7 के। आफ्टर दैट हमारे पास फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि 4 lettered pairs A to D follows a related pair of words given in capitals. Select the lettered pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair in capitals. मीन्स कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। तो ये यार हमारे पास वर्बल एनालॉजी मौजूद है, कंपैरिजन करने हैं, ठीक है। तो इससे बताना जैसे कॉन्डुइट इज टू वाटर, देन क्या करेक्ट होगा इसमें से। तो कॉन्डुइट इज टू वाटर, कॉन्डुइट किसे कहते हैं, लाइक एक ऐसी पाइप है तो जो पाइप होती है और उस पाइप में से जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो उस पाइप को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ कॉन्डुइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, अब इसी तरह की एक रिलेशनशिप हमें ढूंढनी है, तो इसकी करेक्ट रिलेशनशिप बनेगी आर्टरीज टू ब्लड, ठीक है। तो जैसे कि ब्लड आर्टरीज होती हैं जिनको हम कहते हैं शरियाने, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं उनमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा हो, जैसे कॉन्जुइट में वाटर फ्लो करता है, इसी तरह से जो है वो ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एनालॉजी इसके अंदर हमें मिली है। 9th है कार्बोहाइड्रेट्स इज टू ओबेसिटी, कि जब आप कार्ब्स लेते हैं तो ओबेसिटी मतलब ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा, कि मोटापा होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन, शुगर इज टू कैविटीज़, कि अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, कैविटीज़ होती हैं। तो द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू ओबेसिटी, बिल्कुल इसी तरह से एक्सेस ऑफ शुगर लीड्स टू कैविटीज़। सो दिस इज द वर्बल एनालॉजी हियर। क्वेश्चन 10 है ऑलवेज इज टू नेवर, कि मतलब ऑलवेज मीन्स हमेशा,
तो ऑलवेज का जो रिलेशनशिप है वो नेवर के साथ है, नेवर मतलब कभी नहीं। इसी तरह से रिलेशनशिप इसमें और ढूंढने हैं, ऑफन इज टू, रेयरली, फ्रीक्वेंटली इज टू, ओकेजनली, कंस्टेंटली इज टू, कंटिन्यूअली, इंटरमिटेंटली इज टू, कैजुअली। तो इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा दिस इज ये ए ऑप्शन, ऑफन इज टू, रेयरली। मतलब हमेशा और कहीं नहीं, मतलब अपोजिट वर्ड्स है। इसी तरह ऑफन मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और रेयरली का मतलब होता है कि मुश्किल से कभी, मुश्किल से कभी। तो ये लाइक ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ऑफन और रेयरली। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि आए थे BSN के टेस्ट में, जो लास्ट संडे हमारा पेपर हुआ है BSN का, नर्सिंग का। अब ये केमिस्ट्री के 30 MCQs हैं, तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 71 से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है, 100 तक जाएगा ये। क्वेश्चन 71 है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन इज अकॉर्डिंग टू डैश। तो ये एक रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 71 क्वेश्चन का। 72 है, अल्फा रेज हैविंग हाई आयोनाइजेशन पावर ड्यू टू डैश। अल्फा रेज की आयोनाइजिंग पावर हाई होती है, क्या रीजन होती है, किस वजह से होती है? तो अल्फा रेज की देखिए स्पीड तो स्लो होती है, पेनिट्रेशन पावर भी डाउन होती है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर हाई होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन इसका है लार्ज साइज का। चूंकि इनका लार्ज साइज होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। अब चूंकि हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब भी किसी दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं। तो आयोनाइजिंग पावर जो है, तो आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पावर, कि ये जो है वो किसी भी दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं अपने लार्ज साइज की वजह से। तो बी ऑप्शन होगा। बाकी ए ऑप्शन नहीं होगा ना, स्मॉल साइज तो होता नहीं उसका। हैव नो चार्ज, ये तो गैमा रेस का होता है। हैव नेगेटिव चार्ज, ये बीटा का होता है। तो अल्फा रेस का तो वैसे भी बी ऑप्शन ही इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। क्वेश्चन 73 है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डैश। 12 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि 12 ग्राम अमोनिया में कितने जो है वो 12 ग्राम अमोनिया में कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, दैट्स 12 अपॉन 14 प्लस ये हो जाएगा 3, 17 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा अमोनिया का इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये कुछ भी होगा हमारे पास ना, ये हमारे पास लाइक जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। अब चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं? अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हेयर। तो अमोनिया नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के 3 तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन होता है। तो एक नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो ओवरऑल हम इसको क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास आया है ये पूरा आंसर हमारे पास, ठीक है, इस हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज कि क्या कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.27 एक्सपोनेंट 24। तो ये इतने जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं किसके अंदर भाई? अमोनिया के अंदर, 12 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस के अंदर। 79 एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स कंटेनिंग गैस इन लिक्विड इज डैश। कोलॉइड्स जैसे कि आप जानते हैं, कोलॉइड्स इज एक्चुअली द फॉल्स सॉल्यूशन। तो जो फॉल्स सॉल्यूशन होते हैं उनको कोलॉइड कहा जाता है। तो कह रहे वो कौन सा कोलॉइड है जिसके अंदर गैस इनटू लिक्विड, लिक्विड में गैस मौजूद होती है। तो ये हमारे पास लाइक दिस इज कॉल्ड एज फॉग। जो फॉग हमारे पास है जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं धुंध, तो ये एक कोलॉइड होता है जिसके अंदर जो है वो लिक्विड में गैस मौजूद होती है। क्वेश्चन 80 है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो सिंपल है, रिएक्शन कर लेते हैं। Al प्लस O2 होगा, ये हमारे पास बन जाएगा Al2O3। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बनाएगा। ओके, सो अगर हम इक्वेशन के लिहाज से बात करते हैं तो इक्वेशन में 4Al है, तो 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 हमें करना पड़ेगा, तो ये 108 है। और ये दिस इज लाइक 16 हो गया, 32, 32 3 था 96। ठीक है, तो 96 हो गया। तो 27 ग्राम कितना बनाएगा, तो x ग्राम बनाएगा। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो 108 डिवाइड बाय 96 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 108x इज इक्वल टू 27 इंटू 96, तो x हो गया हमारे पास 27 इंटू 96 डिवाइड बाय 108। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, द आंसर इज 24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना, इसकी जरूरत होगी, तो x हमारे पास जो आया। ठीक है, तो इस तरह से स्टोइचियोमेट्री से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये स्टोइचियोमेट्री से आया था, और ये असल में हमारे पास मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, स्टेशियन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डैश। तो स्टेशियोमेट्री में स्टेशियन जो होता है वो ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब होता है एलिमेंट। तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2 वर्ड्स होते हैं, दैट इज स्टेशियो और उसके साथ दूसरा वर्ड होता है मेट्री। तो स्टेशियो के मतलब तो हमारे पास होता है एलिमेंट, और मेट्री मतलब हमारे पास यहाँ पर होता है कैलकुलेशन। चूंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं एलिमेंट्स की, दैट्स वाई इसको स्टेशियोमेट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 82 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट एसटीपी। तो किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसटीपी पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमारे पास 22.41 ग्राम डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हमारे पास 1 मोल हो गया। इसके मोल ज़्यादा होंगे उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, सिंपल है। तो ये 1 मोल, तो ये तो डायरेक्ट 1 मोल लिख दिया गया। 1 मोल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम भी हमारे पास 1 मोल होगा। लेकिन जो 64 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो दिस इज एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके मतलब जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 83 है, जेम्स चैडविक इन 1932 AD डिस्कवर डैश। जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है एटम के अंदर। 84 है, थ्योरी विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन एक्सप्लेन करता है, तो ये आपका एक्सप्लेन करता है एमओटी। तो एमओटी इसकी एक्सप्लेनेशन करता है। एमओटी जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो ये हम असल में हमारे पास बताता है कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज है आपके पास, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर, न्यू बुक के लिहाज से बात की जाए तो चैप्टर नंबर जो है वो लाइक 3 से पूछा गया है। 85 क्वेश्चन है, सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बाद में ख़त्म होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज डैश। प्लांक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग स्मॉल h से शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 87 है, 12 ग्राम कार्बन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैविंग द सेम डैश। इन दोनों में क्या चीज़ें सेम होंगी। देखो 12 ग्राम कार्बन है तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज एक्चुअली 1 मोल ऑफ कार्बन, और 24 ग्राम मैग्नीशियम भी 1 मोल हो गया। मोल सेम हो गए तो नंबर ऑफ एटम्स इनके अंदर हमारे पास सेम हो गए।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, मतलब दोनों में होंगे हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23, चूंकि दोनों ही हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, ये 12 डिवाइड बाई 12 1 मोल हो जाएगी, ये 24 डिवाइड बाई 24 1 मोल हो जाएगा, सिंपल। 88 है मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड डैश। फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, तो ये इसको विस्कोसिटी भी कही जाती है, तो जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड, मतलब जब लिक्विड फ्लो करती है तो उसको जिस मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं लजूजियत। तो इसको हम लोग शो करते हैं ईटा से, हम लोग उसको शो करते हैं। क्वेश्चन 89 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यील्ड इज आल्सो कॉल्ड डैश। यील्ड मतलब होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें तो ये हमारा कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। और एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हम सिस्टमेट्रिक कैलकुलेशन से बताते हैं। क्वेश्चन 90 द मास ऑफ 15 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डैश। देखो वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41, ये हमारे पास होता है। और हमने चूंकि मास निकालना है, ये 12 बजेगा V मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइड बाय 22.41, तो वॉल्यूम है 15 इंटू ऑक्सीजन हो गया 32 डिवाइड बाय 22.41। तो ये 21.41 ये हमारे पास आंसर इसका करेक्ट आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21.41 ग्राम। क्वेश्चन 91 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है कि 22.41 dm एसटीपी, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास सॉरी यही होगा हमारे पास। 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा 2 मोल्स है ना, तो नहीं, ये तो हमारे पास 1 मोल में होता है 22.41। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये भी हमारे पास 1 मोल में होगा। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल नहीं, ये भी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, तो बच गया हमारे पास क्लास क्या बेटा, डी बच गया। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 मोल्स होंगे, क्योंकि जब हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2 मोल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 92 है n+l रूल इज यूज्ड फॉर डैश। n+l रूल को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो n+l रूल के लिहाज से करते हैं। ठीक है, n+l रूल के लिहाज से किया जाता है। जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है, और जिसकी n+ वैल्यू ज़्यादा होती है उसको बाद में फिल किया जाता है। तो ये n+l रूल हमारे पास कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे पास n होता है, ये n हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि जो l हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एजीमुथल, या फिर इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 93 है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय मैटर इज कॉल्ड, तो ये हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। क्वेश्चन 94 है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, कि इसमें 1.204 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 1.204 एक्सपोनेंट 24 हमारे पास 2 मोल्स में होंगे, मतलब 88 ग्राम में होंगे। आई थिंक यहाँ पर एक मिनट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन में यहाँ पर कोई मसला है, लेट मी क्रॉस चेक द क्वेश्चन हियर ना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 94 है, तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन ना, तो इसके कोई भी आंसर्स हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि 24 ग्राम अगर देखा जाए तो 24 ग्राम में तो ये सारे ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर बन गए, तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आस्क किया गया है। ठीक है, 94 95 है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर।
90 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मोल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो मास है 90 और ये 18 से हमारे पास डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। क्वेश्चन 96 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज फार्मूला मास? इनमें से किसका फार्मूला मास होगा? तुम्हें ये पता है कि फार्मूला मास हमेशा जो है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का नहीं होता। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर मेटल मौजूद होता है। अब इनमें से मेटल किसके अंदर है? तो सिर्फ KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में, दैट्स वाई इसका फार्मूला मास होगा। बाकी सबके जो मासेस निकलेंगे वो मॉलिक्यूलर मासेस होंगे। 97 है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज डैश। तो बाल्मर सीरीज ये हमें पता है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लाइक अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन के एटम है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लाइक शेल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन के जो है वो अराउंड डिफरेंट शेल्स हमारे पास ये मौजूद हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऊपर से जंप करके फर्स्ट शेल में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में जब ये आते हैं ऊपर से जंप करके, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। कि लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह से अगर टॉप से जंप करके अगर वो सेकंड की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो अगली सीरीज बनती है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होता है, एक तो N1 होता है, एक तो N2 होता है। N1 लोअर ऑर्बिट होता है जो हमेशा सेकंड पर फिक्स होता है, और N2 क्या होता है, अब ये सीरीज है ना, अब ये या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी ऐसा। तो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। तो N2 5 हो जाएगा, ठीक है, और N1 हमारा 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज में हम यहाँ पर जो देखेंगे वो ये वाली लाइन हमारी दिख रही होगी। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, इस लाइन की बात की जा रही है, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट है 98 है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स ऑफ डैश। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जैसे कि हम कहते हैं ना PX, PY, PZ, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इनकी सेम एनर्जी होती है, तो दे हैव सेम एनर्जी। क्वेश्चन 99 है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डैश। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना निकलेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या चीज़ होती है? जस्ट सिंपल ये हमें बताते हैं कि कौन सा बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये सिंपली हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जो है वो 2 निकलेगा। क्वेश्चन 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन n इक्वल टू 2 इन किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि जब सेकंड शेल में हमारे पास होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो सेकंड शेल में होगा n इक्वल टू 2 में, तो फिर क्या उसकी जो है वो एनर्जी हमारे पास जो है वो फाइंड आउट होगी, या क्या एनर्जी उसकी होगी, तो ये बतानी है। तो ये बोहर्स की चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का सॉरी। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज माइनस का 13 किलो जूल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो अगर ये माइनस का 13 अपॉन n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 13 ओवर 4। तो ये आंसर इसका आ जाएगा माइनस का 328.25 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है वो सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन्स की होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमने BSN के पास पेपर जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के पोर्शन को यहाँ पर मैंने सॉल्व किया। तो अगर आपको चैनल मेरा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
और अगर आपको BSN के टेस्ट के लिए अगर आपको MCQs व्हाट्सएप जो है वो उसके PDF अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझसे जो है वो PDF की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अल्लाह हाफिज़।